हाई स्कूल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान 2026। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 आंदोलन इन्होंने चलाया था। चंपारण बिहार में है, किसानों के लिए आंदोलन इन्होंने चलाया था, ये पहला आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1921-22 में शुरू इन्होंने किया था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1929-30 में, तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। गुलामगिरी के लेखक कौन है? 1929 में महामंदी का कारण क्या था? 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। श्रीलंका में अल्पसंख्यक समूह ईसाई। संघीय व्यवस्था शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली है, एक संघीय राज्य नहीं है, पूर्ण संघीय राज्य नहीं है। राजनीतिक दल बनते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनमत राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन होता है। धात्विक खनिज होता है लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट। अधात्विक खनिज कोयला, बर्फ, चूना, पत्थर। काली मिट्टी में कपास की खेती, एल्युमिनियम। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है और ये गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। एल्युमिनियम का कच्चा माल बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर कहते हैं। और सेवा सेक्टर ही प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देते हैं। उद्यमों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का आधार पर होता है। सतत पोषणीय विकास एजेंडा 21 जो है 1992 में शुरू हुआ था, तो यह सतत पोषणी सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1976 में हुई थी, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से इसका स्थापना 1983 में मोहम्मद यूनुस ने किया था। हालांकि यूनुस ने इसकी शुरुआत 1976 में किया था और 2001 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था इसी के लिए। इस बैंक का उद्देश्य था कि बिना गारंटी के, बिना कोलेटरल के जो किसी गरीब लोग हैं उनको ऋण देना। जैव संसाधन है, जैविक है, जैसे मत्स्य, पादप मतलब पेड़ पौधे और अन्य जीव जो मनुष्य के काम में आते हैं। दक्षिण एशिया में मानव विकास सूचकांक उच्च किस देश में है? श्रीलंका में है। दक्षिण एशिया में कौन कौन देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल व बांग्लादेश। तो इसमें श्रीलंका का सर्वाधिक हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। खंड ब आएगा, ये तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। इसके बाद खंड ब जो 80 शब्दों में उत्तर देना है, वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक मतलब लिखना होता है। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 4 अंक का है और 80 शब्दों में लिखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। तो आर्थिक कारण था और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा भारत में? तो भारत के सैनिक भी लड़ने गए थे वहाँ पर विश्व युद्ध में, और भारत की बहुत ज़्यादा पैसा लगा था। अंग्रेज़ों ने भारत की ओर से बहुत सारे पैसा उसमें लगाया था विश्व युद्ध में। अंग्रेज भी लड़ रहे थे तो भारतीय सैनिकों को अपने साथ ले गए। बहुत सारे हमारे राजनीतिक वालों ने इसका विरोध किया। हमारे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, लाला लाजपत थे। 1914 से 1919 के बीच में युद्ध लड़ा गया था। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की, अथवा करके दिया है, अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं 2 कारणों का व्याख्या कीजिए। तो प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी ने, वैश्वीकरण मतलब होता है पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में बदल देना। तो टेक्नोलॉजी ने जैसे आवागमन के साधन और सूचना प्रौद्योगिकी ने जैसे मोबाइल ने, कंप्यूटर ने सबको एक साथ जोड़ दिया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन। लोग अपना वोट द्वारा अपना नेता चुनते हैं और वो नेता देश में शासन करता है। लोग जब चाहे वो नेता को गिरा सकते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। अथवा अगर ये नहीं आ रहा तो ये राजनीतिक दलों के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो लोगों की सेवा करना इनका प्रमुख कार्य है। विकास काम करना, सड़क बनवाना और बहुत सारे जितने काम होते हैं नेता लोग ही करवाते हैं। प्रश्न अगला है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व को उल्लेख कीजिए।
भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है। तो मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसने जो प्रकृति ने हमको दिया है, और इस पर हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। और भारत में 2 प्रकार की सबसे बड़ी मिट्टी है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी। अथवा अगर ये नहीं आ रहा था, ये विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो विदेशी व्यापार वो होता है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। तो अगर टैरिफ जो है कम कर दिया जाए, मतलब सीमा शुल्क कम कर दिया जाए, तो व्यापार जो है व्यापार अनुकूल कैसे बनेगा? जो हमारा निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा, हाँ, घाटा न हो। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का मतलब विश्व का प्रभाव कैसे पड़ा है? जैसे हमारे यहाँ अब विदेश से बीज आ रहे हैं, गेहूं के, धान के, विभिन्न फसलों के, कपास के, तो सरसों के बीज भी, तो और खाद भी आ रहे हैं। तो विदेश से हमने बहुत सारी चीज़ें मंगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं खेती में। जैसे खेती में जी बहुत प्रकार के मशीनों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो विदेशों से टेक्नोलॉजी हमारे में आ रही है, जैसे अमेरिका और फ्रांस से। अगर ये नहीं आ रहा है तो तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा से क्षेत्रक और अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यह न तो कच्चा माल का उत्पादन करता है और न ही विनिर्माण करता है, जैसा कि प्राथमिक और द्वितीय क्रमशः करते हैं। यह इन दोनों को सेवा देता है, जैसे कलर का काम हो गया, मैनेजर का काम हो गया। ये सब मालिक जो होते हैं वो सब तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। और वर्णनात्मक, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 उप सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। 3 सत्याग्रह, पहला है चंपारण आंदोलन जो बिहार में इन्होंने चलाया था। दूसरा असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो गांधी जी का आंदोलन 1921-22 में। और तीसरा जो है सबने अवज्ञा आंदोलन, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। अथवा सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था और क्यों चलाया गया था, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1929-30 में चलाया गया था, और इसमें यह अंग्रेजों का अवज्ञा करना था, उनका आज्ञा का पालन नहीं करना था, इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए। तो भारत में जो चुनाव है, जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, वो जाति पर वोट देते हैं। तो इसलिए वो एक जाति का वोट एक कैंडिडेट पा जाता है। जैसे मान लीजिए 80 लोग हैं, तो 80 को 80 दे देंगे तो 80 जीत जाएगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए 2 उपाय क्या हैं कि लोगों को शिक्षित होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिससे वो लोग जाति पर न वोट देकर अच्छे आदमी को वोट दें, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अथवा भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 4 विशेषता है संघीय व्यवस्था के। पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, कि मतलब कि अब शक्ति जो है एक हाथ में केंद्रित नहीं रहती है। कुछ शक्तियाँ राज्य को, कुछ शक्तियाँ गाँव को मिल जाती हैं, जैसे प्रधान को, कुछ मुख्यमंत्री को, कुछ प्रधानमंत्री को। तो ये संघीय व्यवस्था के भारत इसका प्रमुख उदाहरण है। तो इसी तरह प्रशासन स्तर पर भी कुछ जिला का अधिकारी को मिल जाएगी, कुछ सचिव को मिल जाती हैं, कुछ कैबिनेट सचिव को मिल जाती हैं। शक्तियों का वितरण हो जाता है, तो कोई आदमी एकदम घमंडी नहीं रह जाता है वह, क्योंकि सबके पास शक्ति है। फिर अलग अलग न्यायपालिका होती है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे जज होते हैं कई सारे। तो इस तरह ये संघीय व्यवस्था का परिणाम है। अगला प्रश्न है, चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो चावल की खेती के लिए कम से कम आपका 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 30 से 35 डिग्री के बीच, और लगभग कम से कम 200 सेंटीमीटर बारिश, 200 से 250 ये भौगोलिक मिट्टी चाहिए, जलोढ़, जहाँ पानी लगे, क्योंकि धान एक पानी वाला खेती है। चावल की खेती, चावल मतलब धान। और उसके बाद एक भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा और असम में भी चावल की खेती बड़े पैमाने पर, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी चावल की खेती भारत में की जाती है। और पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो सबसे 3 वर्ष में 3 प्रकार की चावल पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। अथवा अगर वो नहीं आता तो अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो अभ्रक क्या है, जिससे हम लोग चटाई बनाते। भारत सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक एक प्रकार का खनिज है, और ये भारत में उगाया जाता है। तो
तो भारत विश्व का लगभग 80 से 90% रबर का उत्पादन करता है। तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO ने क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। WTO के बारे में बताना है। तो विश्व के व्यापार जितने भी होते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो उसको नियंत्रित करता है विश्व व्यापार संगठन कानून बनाकर। ये 6 नंबर का है। ये जो आपका 6 नंबर का है, इसको 150 शब्दों में लगभग 1 पेज में उत्तर देना होता है। अगर ये नहीं आ रहा था संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। संगठित मतलब जिसको संगठित किया गया है, रेगुलेट किया गया है सरकार द्वारा, इसके कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह मिलता है। जबकि असंगठित मतलब जिसको हर महीने तनख्वाह नहीं मिलता है और रिटायर होने के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन मिलता है, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलता है। तो दोनों विभेद है। तो आप कह सकते हैं सरकारी जो कर्मचारी होते हैं संगठित होते हैं और प्राइवेट जो होते हैं असंगठित होते हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न आता है 1 नंबर का। इसको चिन्ह द्वारा भारत के मानचित्र में दर्शाना होता है। आपको मानचित्र परीक्षा मिलेगा। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, वो था कोलकाता में, और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। कोलकाता को आपको दर्शाना है। दूसरा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी में है, गुजरात में तोड़ा था। तीसरा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर में है, ये पंजाब में पड़ेगा। वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो ये कहाँ चलाया था। तो इस प्रकार से इसको भारत के मानचित्र में दर्शाना इन सभी स्थानों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इसमें चिन्ह बनाकर दर्शाना है। इस प्रदेश की राजधानी सी चिन्ह द्वारा नाम सहित एक प्रदेश देगा, जिस मानचित्र में राज्य दे देगा और उसकी राजधानी को आपको सी लिखकर दर्शाना है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम लिख दीजिएगा और उसका चिन्ह बना दीजिएगा। कौन सी नदी है? भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह है। इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दिखाना, जैसे मतलब विशाखापट्टनम है, तो इस चिन्ह बनाकर उसका नाम लिख देना है। भारत का कोई चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, जैसे असम है। भारत का कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, जैसे भारत में तारापुर है महाराष्ट्र में, और इसको चिन्ह बनाकर दर्शा देना है। और रावत भाटा राजस्थान में। तो इस प्रकार से